हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 लेवल 2 यानी ग्रुप सी के लेवल 2 में आप लोगों को फोर्थ पार्ट में जो है जनरल साइंस पूछी जा रही है। जनरल साइंस का पार्ट 1 आपको दिया जा चुका है, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अलावा भी अभी एक पार्ट आपको और मिलेगा जिसमें आपके तीनों साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कंप्लीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगी तब आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। जिसने पार्ट 1 देखा होगा उसको पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी पीडीएफ में बीच में भी कुछ चीज़ें इंसर्ट की गई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, और वो है आपके साइंस के सेक्शन के चीज़ें जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक हमने पीडीएफ कंप्लीट कर ली थी उसके आगे की सीरीज़ को देखते हैं, और ये इसका पार्ट 2 है। और टेलीग्राम पे मैंने बताया जैसा कि आपको मिलेगा इसका पीडीएफ, आप लोग पूछ रहे थे, लेकिन ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में कि रोग और उससे संबंधित टीके, मैंने आपको यहाँ तक की चीज़ें बता दी थी। इसके आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रमुख फसल और होने वाली बीमारियाँ। फसलों में भी कई तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं और उससे संबंधित भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायो में आपके जूलॉजी, बॉटनी से रिलेटेड तो प्रश्न आते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड कुछ प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। तो जैसे आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ब्लास्ट या झोंका बोलते हैं तो धान में होने वाला रोग है। उसी प्रकार से जो आपका कपास है, कपास में क्या होता है तो ब्लैक आर्म्स रोग जो है या बीमारी किस फसल में होती है तो वो है आपका कपास। खैरा की बात करें कि खैरा कहाँ पर होता है तो वो है धान में मिलता है। उसके बाद बात करते हैं कि रेड रॉट क्या है, एक बीमारी का नाम है, और ये जो बीमारी है किस में होती है तो वो है गन्ना के फसल में पाई जाती है। गन्ने में बीमारी देखने को मिलती है। आप देखते होंगे जो गन्ना होता है तो इस तरीके से बीच में आप देखेंगे उसमें रेडनेस थोड़ी सी दिखाई देती है, वो एक प्रकार का रोग होता है, उसी को हम रेड रॉट बोलते हैं। टिक्का होता है, ये किस फसल में होता है, किस में होती है बीमारी तो ये मूंगफली के फसल में देखने को मिलती है। धान की बात करें तो ब्राउन लीफ स्पॉट जो है धान में मिलता है देखने को। फूल गोभी में जो होता है वेपटेल जो है वो हमारे फूल गोभी में मिलता है। उसी प्रकार से बात करें बाजरा, तो बाजरा में किस प्रकार का रोग देखने को मिलता है तो बाजरा में जो है अरगड़ मिलता है। गेहूं में कंडुआ नामक रोग जो है देखने को मिलता है। तो जितने यहाँ पर रोग आपको फसलों से संबंधित बताए गए हैं इसको भी रिवीजन ज़रूर करिएगा। जनरल साइंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, जीके की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। जीके के सेक्शन में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की जो चाल है सर्वाधिक कहाँ पर होती है तो निर्वात में होती है। अभी हम लोगों ने ठोस में जो है देखा था, साउंड की, ध्वनि की चाल देखी थी, तो वहाँ पर जो है निर्वात में सबसे कम था लेकिन ठोस में सबसे ज़्यादा था। और वहीं पर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की जो चाल होती है सर्वाधिक कहाँ होती है, निर्वात में। और प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था या किसने खोजा था तो रोमर ने खोजा था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है इसको याद जरूर रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? जब अंतरिक्ष से कोई यात्री है और वो देखे तो उसे काला दिखाई देता है तो सूर्य के प्रकीर्णन के कारण होता है। कारण से और कथन से प्रश्न ज़रूर बनेंगे एग्जाम में। फिजिक्स से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। प्रकीर्णन से मतलब लाइट वाला जो चैप्टर है प्रकाश वाला, उससे प्रश्न ज़्यादातर बनते हैं, उसको आप लोग अलग से भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है? ये सब क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो समुद्र के नीला होने का कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं तो प्रकाश अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं ये लाइट चैप्टर में आपको मिलेगा। आप चाहें तो लूसेंट में भी आपके लाइट चैप्टर दिया है, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो है समतल दर्पण को मानते हैं।
दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार कैसा करता है? तो अवतल लेंस की भांति करता है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है किसका? विद्युत फ्यूज जो है तांबा, टीन तथा शीशे का मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है किससे? हीटर का तार जो बना होता है नाइक्रोम से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट जो है किससे बना होता है? तो टंगस्टन धातु से बना होता है। पहले जो येलो बल्ब आते थे इस तरीके से, यहाँ पर आप देखे रहते होंगे, यहाँ पे जब वो तार लगा था हिल जाता था यहाँ से कनेक्शन, तो वही वो जो तार बना होता था वही जो होता है नाइक्रोम का टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा? जो विद्युत बल्ब होते हैं उसमें कौन से जो है गैस को यूज़ करते हैं, भरा होता है? तो नाइट्रोजन है। ट्यूबलाइट में भरा होता है, जो ट्यूबलाइट होती है उसमें क्या भरे होते हैं? तो पारे का वाष्प, वो आर्गन भरा होता है। नेक्स्ट है, फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो शीशा और टीन का बना होता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोग करने वाला तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी में कौन सा जो है तत्व उपयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर मतलब स्थायीकरण के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किस कारण से? तो केशिकत्व क्रिया के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई केशिकत्व है एकदम, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई धागा है, थ्रेड है, उसको आप रखिए और नीचे के सिरे में उसके अगर पानी में डुबोएंगे तो आप देखेंगे कि वो उसको पकड़ के डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाता है। तो वही आपका होता है केशिकत्व का क्रिया का नियम। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है? जो हीरा चमकता है या मृग मरीचिका बनती है, मतलब जो भ्रम होता है, वो किस कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई आपसे पूछी जा सकती है, तो उसको ध्यान रखेंगे। 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित होती है, जो रॉकेट की गति है किस पर आधारित होती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जो ह्यूमन का, हम लोग के जो नेत्र होते हैं, आँख होती है, जो उसका लेंस होता है किस तरीके का काम करता है? तो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है किस लेंस की सहायता से? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ दी है, अगला देख लेंगे पहले क्वेश्चन, फिर इसमें एक चीज़ बता रहे हैं आपको, उसको ध्यान रखना है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। यहाँ पर आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, पेपर में डायरेक्ट मायोपिया नाम से दे देगा कि मायोपिया जो है अगर दोष है तो उसको कैसे दूर करेंगे। तो मायोपिया आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसको जो है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अगला देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दोनों नाम याद रखेंगे। मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, और दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है उसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। उसको कैसे दूर करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अगर दूर दृष्टि की बात करेंगे, उसका दोष कैसे दूर होगा? कौन सा लेंस लगाएंगे चश्मे में तब दूर हो जाएगा? मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको जो है दूर की वस्तु जो है साफ न दिखाई देती हो, तो उसको क्या है? उसको निकट दृष्टि दोष है, उसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। जैसा मैंने भी बताया कि उसको वो उल्टा होता है, तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और ऐसे व्यक्ति जिसको जो है दूर की वस्तु जो है क्लियर दिखाई दे रही हो और नज़दीक में प्रॉब्लम होता है, तो उसको दीर्घ दृष्टि दोष होता है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे चश्मों में। नेक्स्ट है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है। जो परमाणु बम का सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर। जो परमाणु बम का सिद्धांत है वो नाभिकीय विखंडन पर, जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस मेनली कौन होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस गैस। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो अवतल दर्पण होता है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सबको याद करना है, कोई भी स्किप नहीं करना है। आपको ऑलरेडी
वीडियो ऐसे दिए जा रहे हैं जो कि इतना आप पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें देखने को मिलेंगी, फिर भी इसमें से कम नहीं करके याद करना है, सब याद होना चाहिए। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या, तो न्यूट्रॉन यूज़ होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है, तो द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है वो है ब्रोमियम। यहाँ से दो चीज़ें बनती हैं, पहला तो ब्रोमियम है क्या, वो अधातु है, और द्रव के रूप में पाया जाने वाला ये एकमात्र जो है अधातु है। जबकि हमने अभी धातु के बारे में पढ़ा कि धातु पारा है, मतलब द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, वो है पारा, और द्रव की अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु जब पूछा जाए तो वो है हमारा ब्रोमीन। नेक्स्ट, विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश और सदिश को पहले पढ़ लीजिए। जैसे देखिए अदिश राशि कौन कौन सी है, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, और सदिश राशियाँ कौन सी हैं, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। इसको एक छोटे से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं थोड़ा सा, ऐसा कि आप देखेंगे सदिश राशियाँ जो भी उनके शुरुआती अक्षरों में व या ब का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, यहाँ पर विवेग में वो आ रहा है, तो ये सभी हमारी सदिश हैं। जबकि अदिश में ऐसा नहीं होता है, तो ये एक दो अपवाद भी हैं, तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आप याद कर सकते हैं ऐसे भी। आगे देखेंगे शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग कौन सा होता है, तो परमाणु होता है। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण या भाग कौन होगा, तो परमाणु होगा। तो इससे ये पता चलता है कि परमाणु जो है छोटा है अणु से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो वो है अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन से हैं, तो परमाणु के 3 मौलिक कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई पी एन याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। आपने एक ट्रिक भी पढ़ी होगी ईटा पन्नाज, तो आपने इस ट्रिक से भी याद किया होगा, तो उसको याद रखेंगे कि किसकी खोज किसने की, ये प्रश्न ज़रूर बनते हैं। अगर वहीं पर हम बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आवेश कैसे होते हैं, तो देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारा प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज में होता है। जबकि न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, मतलब कोई आवेश नहीं होता उसमें, ना ही वो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक होता है, मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, जब कोई तत्व है इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो उसको हम कहते हैं अवकरण, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है या अनुपात में कितना होता है, तो 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, किस पे होता है, तो एनोड पर होता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। जैसे ये हमारा प्रोटॉन है, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। इस तरीके से हमारे नाभिक होता है, मतलब ये बीच में हमारा नाभिक होता है, बीच में नाभिक में परमाणुओं के नाभिक में क्या क्या होते हैं, तो हमारे न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और प्रोटॉन, N+P आपके जो है नाभिक में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं के आगे जो हमारी कक्षाएं होती हैं उसी में घूमते रहते हैं, ठीक है, ये बाहर। तो ये क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, और ये पॉजिटिव, तो ये आकर्षित करते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। तो हाँ, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं परमाणु संख्या। देखिए परमाणु संख्या क्या होता है और परमाणु भार क्या होता है समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे P लिखा हुआ है और सपोज करिए यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो जो नीचे हमारा यहाँ पर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे C2 लिख दूँ, यहाँ पर 6 लिख दूँ, तो जो नीचे है ये क्रमांक जो चल रहा है इसको ही हम परमाणु संख्या कहते हैं, और जो सबसे ऊपर लिखा होता है उसको हम परमाणु भार कहते हैं, जो उस पर पावर के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। और परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु की जो नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसकी खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे ऐसा परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहते हैं। क्वेश्चन बनता है समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया
भार जो चढ़ा रहता है ऊपर, जैसे यहाँ पे P6 मैंने बताया, मान लो यहाँ C12 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 4 है, तो ये जो नीचे वाले क्रमांक हमारे चले आ रहे हैं ये हमारे क्या होते हैं, परमाणु संख्या होती है, जबकि ऊपर जो रहता है उसको हम परमाणु भार कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। सबसे सिंपल सा मेथड ये है, ऐसे याद कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है C2 और यहाँ पे मैंने 6 और यहाँ 7 लिख दिया है, एग्जाम्पल रूप में समझिएगा। जिसमें जो है नीचे वाली चीज़ें बराबर होंगी वो हमारी क्या होंगी, समस्थानिक होंगी, एक ही स्थान पर टिक पाएंगी, ऐसे याद रखेंगे। और जो ऊपर टॉप पर मतलब जो इस पर भार होगा, जो भारित होगा, जो उस पर चढ़ाया गया होगा पावर के रूप में, वो अगर समान हो गया, मतलब इसका अपोजिट अगर हम कर देते हैं, मान लो यहाँ पर हमने 6 किया और यहाँ पे C6 कर दिया, यहाँ पे 2 और यहाँ 4 कर दिया, तो ऊपर वाली चीज़ें समान हो गई, तो उसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएंगे, हमारे संभारिक हो जाएंगे। ऐसे आप याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में डेफिनेशन ना दे के आपको एग्जाम्पल दे के इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा संभारिक है, कौन सा समस्थानिक है, तो आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था। जो आवर्त सारणी होती है आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, हम लोग कहते थे ना मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो उसमें जो होते हैं कुछ ग्रुप्स होते हैं, उसी के बारे में आगे क्वेश्चन है, देखिएगा। आवर्त सारणी के जो है उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते थे, तो उसमें ग्रुप्स बने होते थे, वर्ग और आवर्त कहते थे ना, कौन सा तत्व किस आवर्त में है। पूरा सारणी आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन जानते रहें कि मेंडलीव ने की आवर्त सारणी थी जिसमें तत्वों को कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था उनके गुणों के आधार पर। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, ये जरूर याद रखेंगे कि पहला तत्व जो है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन रखा गया है। ठीक है, तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, तो डोब्रेनियर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 जो वर्ग हैं, और आवर्त कितने हैं, तो 7 है। नॉन स्टिक बर्तन, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें किसकी चीज़ की कलई होती है, मतलब कलई का मतलब जैसे मान लो ये कोई बर्तन है, उसमें देखते होंगे इस तरीके से सरफेस उसका ब्लैक टाइप का दिखता है, वो होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। जो अयस्क होते हैं उसमें जो अशुद्धि होती है उसे हम गैंग कहते हैं, और कंप्यूटर में जो अशुद्धि एरर आती है उसको हम जो है बग कहते हैं। आगे देखेंगे, खनिजों एवं अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। खनिजों और अयस्कों से धातु जो प्राप्त होता है उसको हम धातु कर्म कहते हैं, उसकी विधि को। बर्तनों में कलई के लिए कौन सा जो है प्रयोग करते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है बर्तन में कलई करने के लिए। बर्तन में कलई का मतलब तो देखते हैं शाइनिंग आती है, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिसमें देखेंगे हल्का सा आपको रेडनेस दिखाई देगा, इस तरह से कलई किया होता है, वो सभी में जो है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। पटाखों में हरा रंग किस कारण से होता है, जब आप पटाखे जलाते हैं देखते होंगे ना हरे कलर का रंग पहले निकलता है, वो होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण होता है, तो देखिए पटाखों में जो है बेरियम भी दिखाई देता है, वही चीज़ है, लेकिन आतिशबाजी शादी पार्टी में आप देखते होंगे जो पटाखे या आतिशबाजी करते हैं तो उसमें लाल चटक रंग दिखाई देता है, वो किस चीज़ का होता है, तो स्ट्रोसियम इसका सिंबल है जिसको हम डिनोट करते हैं SR से। ठीक है, इसका संकेत है, उपस्थिति के कारण ही होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। लोहे के कई रूप होते हैं, तो शुद्ध रूप पूछा जाए तो जैसे ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है, तो लेकिन पिटवा लोहा जो है शुद्ध रूप है लोहे का सबसे। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा में। इसका मतलब यही है कि लोहे का ऐसा रूप जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी वही शुद्ध होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, लौह की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है किसमें, तो पालक के पत्ते में, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी होती है, या देखते हैं हरे पत्तेदार सब्जियां जो है खाते हैं ना, तो वही है, पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत, जो कि गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा होती है। और ऐसा क्यों करते हैं आप देखते होंगे, जैसे कि कोई लोहे की छड़ है या लोहे के दरवाजे हैं, एंगल्स हैं, उसमें जो है जंग लगने से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, उसमें कलई लगाते हैं, उसमें कुछ पेंट कर देते हैं जो कि जिंक की परत होती है, उस गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा ही उसको चढ़ाया जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो चांदी है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का,
जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 24 कैरेट नहीं होता, लेकिन शुद्ध सोने का पूछा जाए तो वो 24 कैरेट होगा। 18 कैरेट अगर कोई सोना है तो उसमें शुद्धता कितनी होगी, तो 75% होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर 100% होता तो हमारा 24 कैरेट हो जाता, लेकिन ये 18 कैरेट ही है, इसलिए 75% है। नेक्स्ट देखेंगे, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं, तो पायराइट्स को कहते हैं। लोहा, निकिल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, किसके हैं, तो स्टेनलेस स्टील। ठीक है। नेक्स्ट है सोल्डर, जिसको हम टाका भी कहते हैं, किसका मिश्रण है, ये पूछा जाता है सोल्डर के लिए, तो याद रखेंगे शीशा और टीन का मिश्रण होता है सोल्डर। क्वार्टज में होता है, क्वार्टज में क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, किसका, तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट होता है। जैसे सबसे शुद्ध लोहा कौन सा है, तो अभी हमने पढ़ा था पिटवा लोहा। कांसा किसका मिश्रण है, तो तांबे और टीन का। देखिए इसको कंफ्यूज नहीं होता है, ये टाका है जिसको हम सोल्डर कहते हैं, ये शीशा और टीन का मिश्रण है, जबकि कांसा जो है ये तांबे और टीन का, टीन दोनों में शामिल है, लेकिन सोल्डर में से याद कर लीजिएगा शीशा, और कांसा में तांबे का भी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है कच्चे फलों को पकाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मतलब कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकल धातु को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में किसका प्रयोग हुआ रहता है, तो फिलिंट कांच का प्रयोग करते हैं। जो कैमरा होता है, दूरबीन लेंस है, विद्युत बल्ब है और धूप के जो चश्मे बनाए जाते हैं उसमें जो है फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, तो सीने बार है। सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है, तो पारे का है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम के अयस्क कौन कौन से हैं, देखिए अयस्कों से प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा कि पारा का अयस्क क्या है, सीने बार। कैल्शियम का होता है डोलोमाइट, पोटेशियम का होता है नाइटर, और कैडमियम का अयस्क होता है ग्रीनोकाइट। फिर से देखेंगे, कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम नाइटर, कैडमियम ग्रीनोनाइट। ठीक है। और पारा का क्या है, सीनेबार। ये सभी अयस्क हैं, याद रखना है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एलपीजी में गंध के रूप में मिलाया जाता है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आप यूज़ करते हैं, मतलब घरों में सिलेंडर के रूप में यूज़ होता है, वही है। सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकाप्टेन का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो गंध आती है। 1 मोल बराबर क्या होता है, याद रखिएगा 6.023 × 10⁻23। और एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है, तो 6.023 × 10⁻23। दोनों सिमिलर है, याद रखेंगे, 1 मोल बराबर या तो 1 एवोगाड्रो संख्या बराबर। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपेक्षिक घनत्व जो है 2.2 होता है, जबकि अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग करते हैं। अर्धचालक का उदाहरण है, अर्धचालक क्या क्या होते हैं, जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं अर्धचालक को, तो जैसे आपका कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सभी हमारे अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर हैं। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, जो अतिचालक होते हैं उसकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो 0 होती है। सोडा वाटर विलयन है, सोडा वाटर जो है किसका विलयन है, गैस द्रव का विलयन है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं, H2SO4 को। सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को ही जो है जो चीज़ हमारे प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, जैसे अचार है या कुछ, तो उसको बनाने के लिए उसमें सिरके का प्रयोग करते हैं कि वो ख़राब ना हो, तो वो है H2SO4। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है, कैसे होता है, तो चलन विधि द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोसों में मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बर्तन रखा हुआ है और यहाँ पे जो है गैस जलाई गई और आपने कोई ऊपर से कोई चीज़ में डाली, तो ये धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे बर्तन को जो यहाँ पे रखा रहेगा उसको गर्म कर देगा, तो वही होता है चालन विधि द्वारा, ऐसा होता है, हीट हो जाता है पूरा। उससे कोई चीज़ अगर चला रहे हैं आप, तो वो भी इसी वजह से कोई चीज़ जो चलाई जाती है उसके हैंडल में अक्सर लकड़ी या प्लास्टिक का यूज़ होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है, तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण क्या है, तो ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंगें गमन करती हैं, लंबवत गमन करती हैं।
मनुष्य नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगे जो है मनुष्य नहीं सुन सकता। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो वो होता है 2 सेकंड का। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की दूरी कितनी होती है? मतलब 25 सेंटीमीटर है कि सामान्य मानव इतने दूर तक की चीज़ों को आसानी से पढ़ सकता है, देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। और अगर यहाँ पर परफेक्ट है तो इसका मतलब है कि जो है दृष्टि का जो दर्शन है देखने वाला वो परफेक्ट है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो अनंत होता है। नेक्स्ट, कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? तो स्टार से। जो कैप्सूल यूज़ करते हैं इस तरीके से बना होता है, ये पैक रहता है, तो जो इसका ये आवरण बना होता है किसका होता है? तो वो स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किससे संबंधित है? तो संबंधित है ये फ्रेनोलॉजी से। फ्रेनोलॉजी किससे संबंधित है? मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन होने पर, मतलब इसमें जो है पानी का लेवल भी कम हो जाता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है, कहाँ पर अधिकतम होगा? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क किसे कहते हैं? तो रेयान को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? तो अमोनियम गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का प्रयोग जो है आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हैरिसन ने किया था। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है तो थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब अगर कोई फ्रिज है, आप सोचेंगे कि कमरे को ठंडा करना है, उस फ्रिज का दरवाज़ा खोल के रखेंगे तो कमरे का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा घटने की बजाय। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है किसमें? तो बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? सीबी देसाई हैं। नेक्स्ट, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन है। नेक्स्ट देखते हैं, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो वो है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी कब? तो -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जितने क्वेश्चन आज कराए हैं इसको रिवीजन करिएगा। नई चीज़ों से बेहतर है रिवीजन, रिपीटेशन करना बार बार चीज़ों को, क्योंकि पढ़ते समय लगता है सब याद हो गया लेकिन भूल जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन अच्छे से करेंगे आप सभी लोग। बाकी भी सीरीज़ की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास बुक हो या कहीं से भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़िए, पर अच्छे से अपने तैयारी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।